हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। उड़ान बैच के इस सेगमेंट में, इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो है कैपिटल मार्केट। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार बता दीजिए। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो बता दीजिए। ऑल ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लास है वो कैपिटल मार्केट का है। इसके पहले हमने बहुत सारे सेक्टर्स पे क्लासेस कर चुके हैं, डिस्कशन किया है हमने। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि आज सिलेक्शन हुआ है जिनका एसबीआई में। लेकिन इसमें जिनका नहीं हुआ है वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है। तो इसमें जो डटा रहा ना, जो हमेशा पेशेंस रखता है और जो डटा रहा है, फाइनली सिलेक्शन भी उसी का हुआ है। तो ये स्टेप्स होते हैं सारे के सारे, यानी चाहे हम लूज करें, चाहे हम वॉन करें, कुछ भी करें, यानी आप किसी को जीतते हो या किसी पे नहीं पहुंच पाते हो तो उसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। सिलेक्शन हुआ, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो आपके पास थोड़ा सा एक पॉज लेने का टाइम होता है। देखो, मेरा ये मानना है कि ये जो चीज है ना, फील्ड है जो एग्जामिनेशन का, इसमें दो बातें काम करती हैं, स्ट्रगल, पॉज। तो स्ट्रगल लेना है, फिर पॉज लेना है, फिर स्ट्रगल करना है, फिर पॉज लेना है, हमेशा यही चलता रहता है। यानी कि आपने एसबीआई क्लर्क को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारा स्ट्रगल किया, सिलेक्शन हुआ तो आप मेंस के लिए जाओगे, क्वालिफाई होगे। और नहीं भी हुआ अनफॉर्चुनेटली तो कोई बात नहीं, अब आपको एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज कैसे करना है कि आपको वो सेक्टर्स तलाशने हैं, वो टॉपिक्स ढूंढने हैं जिनमें कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब आपको खुद को रिवाइज करना है, खुद को रिव्यू करना है और फिर उस जगह पर जाके जोर लगाना है। ठीक है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मैटर क्वालिफाई नहीं होने का नहीं होता, बस खुद को मन से मजबूत करना होता है। अगर आप खुद को मन से मजबूत बना के चलोगे तो फिर अगला जो एग्जाम है ना, उसके लिए फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसलिए इतना बड़ा मैटर, इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाए। ठीक है। अब हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन हुआ है तो सीधी सी बात है कि आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहां पर आपको सारा जोर लगाना है। जैसे कि कोई वॉरियर युद्ध के मैदान में जाता है, अपनी सारी तैयारी करके जाता है, तो वो सारी तैयारी आपको यहां पर करके जानी है। कोई भी सेक्टर, कोई भी सेगमेंट छोड़ना नहीं है। जितना आप जोर लगा सकते हो वो सारा जोर यहां पर लगाना है। अब हम ये मान के चलते हैं कि पहले टाइम में, क्योंकि आप जो प्री का आपने एग्जाम दिया, और क्योंकि हम लोग क्या है, ज्यादातर इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, मैथ्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और हमने वहां भी वही क्वालिफाई किया था, तो इसका मतलब है कि ये हम दोबारा भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये अब थोड़ा सा मुश्किल यहां पर आ सकती है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है और यही मैं चाहूंगा, आपसे उम्मीद करूंगा कि उड़ान बैच के हमने जो वीडियोस बनाए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम बैंकिंग का तो खत्म कर ही चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अभी हमारा स्टैटिक पार्ट चल रहा है और प्रोबेबली आपका एग्जाम होने से पहले पहले ये स्टैटिक पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियोस देखने हैं। आप इन वीडियोस को केवल 2 बार भी देख लोगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मैंने हर वीडियो के हर टॉपिक को, ये मैं जानता हूं कि हम लोग ज्यादातर कॉमर्स या इकोनॉमिक्स वाले बैकग्राउंड के नहीं होते, तो मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में और इजी करने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड मोर टू मेक इट मोर सिंपल एंड इजी। तो यहां भी मैं इन सारे टॉपिक्स जो बचे उनमें भी यही कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा टफ वर्ड में इसलिए जानबूझ के यूज नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आए, फैक्ट आपके पास पहुंच ही जाते हैं फिर उसके बाद। तो इसीलिए आसान से लैंग्वेज में, जो क्योंकि दिमाग में बैठनी चाहिए बातें, भारी भारी वर्ड्स को यूज करके दिमाग में बैठाने से वो नहीं बैठती। आसान वर्ड्स में चीजें समझ में अच्छे से आती हैं। ठीक है। तो आप लोग दोबारा से मेहनत कीजिए, दोबारा से सारे वीडियोस को एक बार देखिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले भरोसा रखिए, जिसने आपको यहां तक पहुंचाया वो आपको आगे भी खींच के ले जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस स्ट्रेटजी अपनी बहुत अच्छी रखना है। ठीक है। तो क्लासेस शुरू करते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात पे बात करूंगा, वो है कैपिटल। यानी कि बाजार पे तो हम आएंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं कैपिटल पे, यानी पूंजी पे। कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है? एक आपने शब्द और सुना होगा, मनी, यानी कि धन। तो ये कैपिटल या पूंजी, मनी या धन, ये दोनों क्या होते हैं? अब सुनने में तो एक जैसे लगते हैं कि कैपिटल भी वही है, मनी भी वही है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या हुआ?
आपके वॉलेट में जो पैसा है वो मनी है, वो धन है। वो धन क्यों है? क्योंकि आप उसको खर्च करने के लिए रखे हो। तो आपने अपने वॉलेट में पैसा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपको वो खर्च करना है, ठीक है। लेकिन ये जो पैसा है देखो मनी वाला, इसका पर्पस क्या है आपका? आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, सॉरी एक्सपेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो उसको एक्सपेंस करना, एक्सपेंसेस में काम में लेना चाहते हो अपने। जबकि कैपिटल का जो पर्पस है वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मनी का जो पैसा है वो आपकी नीड्स के लिए है, यानी आपको जिन चीजों की जरूरत है उनके लिए वो पैसा है। जबकि कैपिटल जो है ना, ये प्रॉफिट के लिए है। यानी कैपिटल किस चीज के लिए? ये प्रॉफिट के लिए। तो जहां भी आप अपना प्रॉफिट चाहते हो, जहां भी आप क्या चाहते हो कि मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करूं और उससे मुझे प्रॉफिट मिले, दैट विल बी कैपिटल या पूंजी। तो पूंजी का मतलब क्या? वो इन्वेस्टेड मनी है जिसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें दूसरी, कि इंडिया में दो तरह के ये फाइनेंशियल मार्केट है। यानी वित्तीय बाजार की जब हम बात करते हैं तो वित्तीय बाजार में क्या हुआ है कि वित्तीय बाजार दो तरह के हैं, ठीक है। एक जो बाजार है वो है मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। तो एक तो हुआ मनी मार्केट या मुद्रा बाजार, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। तो मनी बाजार, सॉरी मनी मार्केट या मुद्रा बाजार, तो क्या हुआ? ये मुद्रा बाजार या मनी मार्केट वो है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इट इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो इसमें ज्यादातर जो काम है वो बैंक्स का है। तो मुद्रा बाजार में किसका फ्लो होता है? नॉर्मली कैश का। तो हम जो कैश का फ्लो करते हैं वो मुद्रा बाजार में होता है, मनी मार्केट में होता है। लेकिन कैपिटल मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि वो इन्वेस्टेड मनी है। आप जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो उसका जनरली जो पर्पस है ना वो ये है कि अभी घर की जगह मैं उसको बैंक में रख देता हूं, वहां उसका पर्पस कहीं पर प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यानी कि आप जानते हो कि आप अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट रखोगे तो उस पर कितना सा मिलने वाला है, वो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो ना के बराबर होता है। लेकिन क्योंकि पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है तो आपके वो इमरजेंसी में काम आ सकता है, या वो घर में सेफ नहीं है, वहां पर सेफ है, कोई चुरा नहीं रहा उसको। तो इस तरह से आपने बैंक में पैसा रखा। लेकिन आपने कैपिटल मार्केट में जो पैसा लगाया उसका सीधा सा पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉफिट कमाना है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें ट्रांजैक्शन किसका होता है? यहां तो ट्रांजैक्शन किसका हुआ? कैश का हुआ। लेकिन कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन किसका हुआ? क्योंकि वहां भी ट्रांजैक्शन तो है ही ना। मार्केट का मतलब लेन देन है, बाजार यानी क्या? लेन देन। तो चीजों को खरीदा गया, बेचा गया, वो क्या हो गया? वो बाजार हो गया। तो यहां पर मुद्रा को डिपॉजिट किया, मुद्रा को निकाला, ये क्या हुआ? ये मनी मार्केट हुआ। तो कैपिटल मार्केट में जिन चीजों का ट्रेडिंग होती है उनको हम लोग बोलते हैं क्या? सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां। तो इसमें किस चीज की ट्रेडिंग होती है? सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों की। अब ये सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां ये कई टाइप की है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइप हैं जिनका की लेन देन यहां पर किया जाता है। अब उसमें जनरली बॉन्ड्स होता है कि जिसने आपको आपने जिसमें कंपनी में पैसा लगाया है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाया है, तो कुछ टाइम बाद वो जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन वो आपको पैसा उसका मिलेगा। दूसरी बात एक और, कि इधर जो पैसा डाला जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यहां जो पैसा लगाया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड जो मनी है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको देने वाली होती है। तो आपने जो किया, आपने जो पैसा लगाया वो किस बात के लिए लगाया? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में आपने सिक्योरिटीज का या लीगल डॉक्यूमेंट्स का लेन देन किया, जिसमें एक तो है शेयर्स, एक होते हैं बॉन्ड्स, इन पे हम सब पे बात करेंगे क्या करके, एक है डिबेंचर्स, ठीक है। तो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनका लेन देन जहां पे हो रहा है वो क्या है? वो है कैपिटल मार्केट। अब इस कैपिटल मार्केट के टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत सारे जो हैं वो
तरीके हो चुके हैं, बहुत सारे काम करने के टाइप्स हो चुके हैं। तो अब कैपिटल मार्केट का लगातार एनलार्जमेंट हो रहा है और कैपिटल मार्केट बहुत सारी चीजों में आ चुका है। हम जो केवल शेयर्स की बात करते हैं, केवल शेयर्स ही कैपिटल मार्केट में नहीं है। अब इसमें इनके साथ साथ आ चुकी हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज यानी कोई भी मेटल कमोडिटी में आता है, फॉरेन एक्सचेंज भी कमोडिटी में आता है, ये जानवर भी कमोडिटी में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अनाज ग्रेन्स ये भी कमोडिटी में आते हैं, गोल्ड ये भी कमोडिटी में आता है। तो कमोडिटीज का भी लेन देन यहां पर होता है। ठीक है, अब ये जो कमोडिटी वाला मार्केट है, सिक्योरिटीज वाला, इसको रेगुलेट करने वाला कौन है? जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई रेगुलेट्स मनी मार्केट और बैंकिंग सिस्टम, वैसे ही इन सिक्योरिटीज वाला जो मार्केट है इसको रेगुलेट करने वाला कौन है? ये रेगुलेट करता है कौन? सेबी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। तो इन सारी की सारी सिक्योरिटीज को कंट्रोल करने वाला कौन है? ये सेबी है। ठीक है, सेबी कब बना था? 1988 में बना था, लेकिन इसको लेजिटिमेसी या वैधानिकता मिली थी कब? 1992 में। तो ऑपरेशनली 1992 से काम कर रहा है लगातार। ठीक है, तो सेबी कंट्रोल करता है पूरे के पूरे हमारे इस सिस्टम को। किसको? सिक्योरिटीज वाले सिस्टम को। ठीक है, अब इसमें इन सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कमोडिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सेबी को बहुत सारे काम फिलहाल मिले हुए। अब इसमें सेबी के कंट्रोलिंग में कई सारे मार्केट आते हैं। जैसे एक जो कंट्रोल करता है, ये वो कंट्रोल कर रहा है ये स्टॉक एक्सचेंज का। और ये स्टॉक एक्सचेंज किसके हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज है सारे के सारे शेयर मार्केट के। तो शेयर मार्केट के स्टॉक्स को कंट्रोल करता है सेबी। दूसरा एक और मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट, या हिंदी में इसको बोलते हैं वायदा बाजार। तो फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट ये क्या है? वायदा बाजार होता है। अब जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग तो कैसे होती है? शेयर्स का मतलब बेसिकली हुआ क्या, देखो कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी को अपना काम शुरू करना है, अपना स्टार्टअप करना है। अब ये स्टार्टअप बिना पैसे के तो होता नहीं है, यानी इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए फंड्स। तो कोई भी कंपनी अपना स्टार्टअप करना चाहती है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, नई कंपनी बनाना चाहती है, नए तरह के बिजनेस में आना चाहती है, तो उसको पैसा चाहिए, फंड चाहिए। अब ये फंड इसको कहां से मिल सकता है? फंड इसको एक तो मिल सकता है बैंक से, और दूसरा मिल सकता है इसको पब्लिक से। तो उसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है? बैंक से फंड ले सकता है, और सेकंड जो तरीका है वो है पब्लिक से फंड ले सकता है। बैंक से फंड की एक लिमिटेशन है, आप जानते हो, बैंक एक लिमिटेड जो है वही फंड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक की समस्या क्या है कि उनके नॉर्म्स बहुत सारे हैं। बैंक एक लिमिट से ज्यादा लोन किसी को नहीं दे सकते। बैंक जो लोन देंगे वो मॉर्गेज के हिसाब से देंगे, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा, या आपकी जो फ्यूचर की ट्रेडिंग होने वाली है उस पर फ्यूचर प्लान के हिसाब से एक लोन अमाउंट होगा। लेकिन वो लोन अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। जहां बड़ी बड़ी कंपनीज को हजारों करोड़ की जरूरत होती है इस तरह की चीजों के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, तो वहां बैंक 100 200 300 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में अब वो जो इन्वेस्टर है वो क्या करे? उसके पास एक दूसरा तरीका है पब्लिक से फंड रेज करने का। तो पब्लिक से फंड रेज करने के लिए वो क्या करेगा कि वो जाएगा सबसे पहले सेबी के पास। तो वो सेबी के पास जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा। उसके बाद फिर हमारे यहां दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई और एनएसई। वो इनके पास भी जाएगा, यहां भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा। अब वो जिससे पैसा चाहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो अपने आप को चैनलाइज करेगा। यानी वो क्या करेगा? वो पब्लिक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे पैसा दो। लेकिन पैसा क्यों दो? आप अपना जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो पब्लिक के सामने दिखाओगे, मीडिया के सामने बताओगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस तरह से पैसा लगाएंगे, इस तरह से पैसा आएगा, इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब उसको प्रॉफिट मिलेगा। मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी है।
लेकिन मैं किसी कंपनी को पैसा क्यों दूं जब मुझे पता ही नहीं उस कंपनी का चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक माहौल देगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस दिलवाएगी, गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाएगी जिससे कि उन कंपनीज को रेगुलरली प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये काम गवर्नमेंट का यहां पर हुआ। अब इन्वेस्टर का काम क्या है, इन्वेस्टर को हमेशा डर होता है। डर किस बात का होता है कि कहीं उसका पैसा डूब नहीं जाए। तो इन्वेस्टर इसीलिए बार बार जोर लगाता है इस बात के लिए गवर्नमेंट को कि वो कॉन्फिडेंस शो करे। तो जब तक जनता को भरोसा नहीं होगा इकोनॉमी में, तब तक वो पैसा नहीं लगाएगी। ठीक है, तो ये दो तरह से पैसा आ सकता है। एक तो पैसा होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी एक तो बाहर से पैसा आ सकता है पब्लिक फंड का, और दूसरा कहां से आ सकता है, दूसरा घर से भी आ सकता है। तो वो जो इन्वेस्टर है वो बैंक से जो लोन ले सकता है वो उसने लोन ले लिया। अब इसने दूसरा पैसा लेना शुरू किया किससे, पब्लिक से। तो पब्लिक से एक तो है DII। तो पब्लिक से पैसा लेने का जो तरीका है वो क्या है, DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस DII का मतलब क्या हुआ कि अगर भारत के लोग भारत की किसी कंपनी में अपने शेयर्स को खरीदे तो क्या कहलाएगा वो DII। DII का मतलब हम लोगों ने हमारी किस देशी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा। और दूसरा होता है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दो चीजें हुई ना, एक तो हुआ DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो यह है घरेलू संस्थागत निवेश। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या बोलेंगे इसको, घरेलू संस्थागत निवेश। और दूसरी मैंने बात करी FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मतलब विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश। ठीक है, तो ये दो तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ। एक तो कैसे हुआ कि लोगों ने, जो भारतीय लोग थे, यानी अगर मान लो अमेरिकन कंपनी ने अपने शेयर जारी किए और अमेरिकन लोगों ने उन शेयर्स को खरीदा तो क्या बोलेंगे DII कितना हुआ। और दूसरा, अगर वहां अमेरिकन लोगों के अलावा बाहर के लोगों ने भी पैसा लगाया तो क्या बोलेंगे उसको, विदेशी संस्थागत निवेश या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। फिलहाल भारत सरकार ने FII में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट तय कर रखी है वो कितनी है, दैट इज 24%। यानी इसका मतलब क्या कि फॉरेन इन्वेस्टर एक लिमिट तक ही FII में पैसा लगा सकते हैं, और वो कितना हो सकता है, 24% ओनली। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम किस लिमिट तक हो सकता है, 24% तक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब क्या, 76% विल बी DII एंड मैक्सिमम 24 कैन बी FII। तो 76% तो DII हो सकता है और 24% FII हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, कम तो कितना भी हो सकता है, तो इसके ऊपर वो नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्या रीजन है इस बात का कि FII यानी विदेशी संस्थागत निवेश जो है ना, उसकी लिमिट फिक्स कर रखी है। यानी हम क्यों नहीं चाहते कि हमारी कंपनीज में बाहर के लोग यानी फॉरेन करेंसी या फॉरेन मनी वो मैक्सिमम लगे। इससे हमें फायदा होगा। फायदा क्या होगा इससे, फायदा एक तो ये होगा कि इससे जो विदेशी पैसा है वो हमारे पास आएगा, तो हमें हमेशा जो फॉरेक्स का या फॉरेन एक्सचेंज का रोना रहता है वो खत्म हो जाएगा। एक तो ये बड़ा फायदा होगा। दूसरा, हमारे पास फंड्स की टेंशन होती है, हमें फंड्स मिलना शुरू होंगे, तो कंपनीज को तो फायदा है। फिर हमने क्यों रोका हुआ है इसको, इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो ये है कि ये है ना FII, ये बड़ा कोल्ड इन्वेस्टमेंट है। तो FII को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोल्ड इन्वेस्टमेंट। ये कोल्ड इन्वेस्टमेंट यानी ठंडा निवेश क्यों है, ये आप जानते होंगे कि फॉरेन जो करेंसी है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो दो शेप में लगता है, FDI एंड FII, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा जो पैसा लगता है फॉरेन का वो है FDI। ठीक है, FDI को बोला जाता है ये है हॉट इन्वेस्टमेंट।
अब इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन गर्म निवेश या ठंडा निवेश नहीं कर सकते। ये हॉट इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो कोल्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये हॉट इन्वेस्टमेंट क्यों है एफडीआई? क्योंकि एफडीआई का जो पैसा लगता है वो किस पे लगता है? उस इन्वेस्टर ने यहां पर जमीन खरीदी है, उसने टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया है, उसने बहुत बड़ा पैसा जो है वो मार्केटिंग में खर्च किया होगा, उसने बहुत बड़ा अमाउंट रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च किया होगा, बहुत बड़ा अमाउंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन चीजों में खर्च किया होगा, बहुत बड़ा अमाउंट उसने टेक्नोलॉजी लाने में खर्च किया होगा। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। तो अगर किसी कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने इंडिया में एफडीआई किया है, तो वो वापस जाने के लिए उसके पास नहीं होता कुछ भी, क्योंकि वो सारा जोर लगाते हैं फिर उसको चलाने में। ठीक है, तो अगर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। जब तक कि बिल्कुल ही कंडीशन इनफेवरेबल नहीं हो तब तक एफडीआई खत्म नहीं होगा, यानी वो जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया को छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये एफआईआई की क्या होती है? एफआईआई की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो क्या है कि ये कोल्ड इन्वेस्टमेंट क्यों है? यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, अब वो लगा तो दिया उसने, लेकिन अगर उसको हल्का सा भी डाउट हुआ क्या कि ये कंपनी डूबने वाली, वो फटाक से क्या करेगा? अपने पैसे को निकाल लेगा। इस पैसे को निकालना बहुत ज्यादा आसान है, और अगर एफआईआई एक झटके से बाहर आ गया तो कंपनी सीधे सीधे डूब जाएगी। तो एफआईआई में कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि एफआईआई बहुत ज्यादा हो, वो एफडीआई में हमेशा रिलैक्सेशन देना चाहती है। एफडीआई मैक्सिमम 100% तक भी किया हुआ है सेक्टर्स में, 76 भी किया हुआ है, 51 या 49 भी किया हुआ है, तो इसको तो खूब बढ़ाया, लेकिन कोल्ड इन्वेस्टमेंट यानी एफआईआई को बहुत ज्यादा वो नहीं चाहते। आगे हम और बात करेंगे। एफआईआई के फिर दो टाइप्स और हैं, क्यूएफआई यानी क्वालिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो ये एफआईआई भी दो तरीके से होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया यहां पे कि मार्केट से किस तरह से पैसा उठाया जा सकता है। तो यहां जो हमने बात करी वो क्या करी कि जो कंपनी अपना स्टार्टअप करना चाह रही है उसको पैसा चाहिए। वो पैसा उसने कहां से लिया? एक तो बैंक से लिया, और दूसरा पैसा लिया उसने पब्लिक के थ्रू। पब्लिक के थ्रू पैसा लेने के दो तरीके हैं, या तो वो जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया, तो इस टर्म को हमने क्या बोला? डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हमने बोला एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर जनता ने पैसा लगाया भारत की ने, वो तो डीआईआई है, और जहां पर विदेशी जनता ने पैसा लगाया वो क्या है? एफआईआई। तो यहां तक आपकी समझ में सब कुछ आया होगा। अब हम बात करते हैं अगली कि ये शेयर है क्या। यानी कि अब वो जो कंपनी है उसको मार्केट से पैसा लेना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो कैपिटल है उसको बांटना पड़ेगा, किसमें? कुछ शेयर्स में। ठीक है, अब इसमें कैपिटल में एक है कैपिटल जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। यह है ऑथराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए गया, मतलब मुझे आपसे कुछ मांगना है मान लीजिए। अब मैं सोच के तो गया, मान लो पैसे लेने के लिए गया, मैं सोच के तो गया कि मुझे 10,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अधिकृत पूंजी तो कौन सी है? जो मैं चाहता हूं आपसे। ठीक है, दूसरी होती है पेड अप कैपिटल। यानी प्रदत्त पूंजी। तो एक तो हुई क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरी हुई पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल तो वो हुई जो मैं आपसे चाह रहा हूं, मान ली 10,000 रुपए, मुझे जरूरत है 10,000 की, और मैं आपसे यही चाहता हूं कि मुझे आपसे 10,000 रुपए मिल जाए। लेकिन मैं जब आपसे मांगने गया तो आपने मेरे पे भरोसा करके मान लीजिए 8,000 दिए, तो मैं चाहता तो हूं कि 10,000 आए, लेकिन आए कितने? 8,000। वो ये है, यानी कि 10,000 तो क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल है, और 8,000 पेड अप कैपिटल है। यानी इसका मतलब क्या कि वो जो कंपनी अपना शेयर्स लेके आना चाहती है, जो कंपनी मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, जो कंपनी जनता से पैसा लेना चाहती है, उसने सेबी से एक ऑथराइज्ड कैपिटल इशू करवाई। यानी इसका मतलब क्या? वो सेबी को अपने सारे नॉर्म्स, अपने फ्यूचर प्लान्स बताएगी, उस हिसाब से उसने बोला कि मुझे मार्केट से इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा उठाने की मुझे परमिशन दो। तो सेबी ने उसको जितना पैसा मार्केट से रेज करने की परमिशन दी,
मान लीजिए परमिशन दी गई उसको 10,000 करोड़ की, मान लीजिए, तो कितनी परमिशन दी सेबी ने कि आप मार्केट से 10,000 करोड़ फंड रेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि उसने तो मार्केट में बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आप मुझे दो, ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स ने उसके ऊपर भरोसा किया नहीं किया, वो इन्वेस्टर जाने। लेकिन इन्वेस्टर्स ने टोटल 8,000 करोड़ के ही शेयर्स खरीदे। तो ऑथराइज कैपिटल तो क्या हुई, वो इनिशियल कैपिटल जिससे कि उसको स्टार्टअप को शुरू करना था। एंड व्हाट इज पेड अप कैपिटल, वो रिसीव्ड कैपिटल है जो कि जनता ने उनको दिया। तो जहां से ऑथराइज कैपिटल तो हुआ क्या, जो आपको अलाउ किया गया था जितना पैसा, और पेड अप कैपिटल हुआ जितना जनता ने आपको दिया है। तो जो शेयर मार्केट के थ्रू आपको पैसा मिला है वो आपका पेड अप कैपिटल है, और जो आप चाहते थे कि मुझे ऐसा मिले वो आपका ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए हम अगली बात करें कि ये जो वर्ड है शेयर, शेयर का सीधा सा मतलब क्या है, शेयर का सीधा मतलब है हिस्सा। शेयर मतलब क्या, शेयर यानी हिस्सा। तो ये हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि हिस्से का मतलब ये हुआ कि जितना भी मैं फंड रेज करना चाहता हूं, तो जितना भी मैं ऑथराइज कैपिटल है, मैंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, उस ऑथराइज कैपिटल को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया। अब ये हिस्से या तो 10 रुपए होते हैं या फिर 100 रुपए होते हैं। जो 10 रुपए होता है उसको बोलते हैं एट पार, और जो 100 रुपए होता है उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। यानी कि मान लीजिए मुझे मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए उठाने, मान लीजिए ये कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए उठाने, तो इस 1,000 करोड़ रुपए के इस कंपनी ने बहुत सारे छोटे 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 शेयर्स कर दिए, ठीक है। अब ये सबसे पहला जो शेयर है, मान लीजिए वो इसने किया है कितने का, 10 रुपए का। तो ये जो 10 रुपए का सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है, तो 10 रुपए के छोटे हिस्से को क्या बोलेंगे, एट पार। या दूसरी सिचुएशन ये कि मान लीजिए वो सबसे छोटा हिस्सा करता है 100 रुपए, तो इसको बोलेंगे एट प्रीमियम। तो एट पार यानी शेयर्स अलाउड एट पार, यानी शेयर जो है, और शेयर्स डिवाइड एट पार, यानी शेयर्स को 10 रुपए में डिवाइड किया गया। तो जहां पर आपने ये टर्म सुनी एट पार, यानी इसका मतलब क्या कि वो जो शेयर है वो कितना है, सबसे छोटा, उसका 10 रुपए का हिस्सा है। या आपने सुना एट प्रीमियम, यानी वो कितने का है, वो 100 रुपए का है। तो अगर कंपनी अपने टोटल जो ऑथराइज कैपिटल है उसके छोटे 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 हिस्से करे, यानी 1,000 करोड़ के उसने हिस्से करने शुरू किए, और सबसे छोटा हिस्सा उसने कितने का किया है, 10 रुपए का, तो क्या बोला उसने उसको, एट पार। और अगर सबसे छोटा हिस्सा उसने किया है 100 रुपए का, तो क्या बोलेंगे उसको, एट प्रीमियम। तो क्या किया कंपनी ने, उसके छोटे 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 बहुत सारे हिस्से कर दिए। तो ये जो हिस्से हैं वो क्या कहलाएंगे, शेयर्स। तो कंपनी ने अपना शेयर जारी किया, तो यानी इसका मतलब क्या कि कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से करके उनको मार्केट में छोड़ दिया, और मार्केट से बोला कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। तो जनता आपको पैसा क्यों देगी, क्योंकि आप बदले में क्या दोगे उनको, प्रॉफिट दोगे। तो इस प्रोसेस पे काम करना शुरू होता है। अगला पॉइंट, अब ये तो है कंपनी, और दूसरा है इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर दोनों टाइप का है, इन्वेस्टर डोमेस्टिक भी है और इन्वेस्टर फॉरेनर भी है, यानी घरेलू निवेशक भी हैं और विदेशी निवेशक भी हैं। तो कंपनी ने या तो 100 रुपए में या 10 रुपए अपने छोटे हिस्से कर दिए, और इन्वेस्टर ने उन हिस्सों को खरीदना शुरू किया। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जारी करती है तो उसको बोला जाता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ का मतलब क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कंपनी ने पहली बार अपना शेयर जारी किया तो क्या बोला उसको, कि इस कंपनी ने अपना आईपीओ इशू किया, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे पेटीएम ने अपना आईपीओ इशू किया तो क्या बोला, पेटीएम ने इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू किया, यानी पेटीएम जो है वो पहली बार इस कैपिटल मार्केट में कदम रखता है जनता से फंड रेज करने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। तो वो ये हुआ एक। तो अब अगर वो कंपनी बाद में फिर से दोबारा शेयर मार्केट में और एक्सपेंड करने के लिए चाहती है, यानी पहले मान लीजिए उसको जो ऑथराइज कैपिटल थी 1,000 करोड़, उसको उसने मार्केट से रेज किया, फिर इसके बाद उसको फिर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो 2 साल 3 साल बाद वो फिर से मार्केट में आती है। तो अब वो
अपने उसको 1000 करोड़ को वो मान लीजिए 500 करोड़ का और करवा लेती है, यानी ये 1000 करोड़ का तो आईपीओ पहले आया था, लेकिन अब ये कंपनी क्या करना चाह रही है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो इसने 500 करोड़ के शेयर्स और लिए, तो ये 500 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल और चाहती है। ठीक है, तो 1000 करोड़ की को ऑलरेडी वो मार्केट से पैसा ले चुका है, तो क्या बोला था उसको, आईपीओ, और वो 500 करोड़ का अब और मार्केट से फंड चाहती है, तो इसको बोलेंगे हम एफपीओ, यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। तो एफपीओ क्या हुआ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस आपके समझ में आया। आईपीओ का मतलब क्या, कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है और फंड रेज करना चाहती है, और एफपीओ का मतलब क्या है, कि जब कोई कंपनी दूसरी तीसरी चौथी बार मार्केट में दोबारा आती है फंड रेज करने के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, एफपीओ। तो आईपीओ और एफपीओ, आईपीओ आएगा पहली बार और एफपीओ फिर कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल हमने चीजों को समझा। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने। हमने बात करनी शुरू करी कि कैपिटल मार्केट क्या है। तो इस फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में बांटा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, ये सेबी है। तो शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में किस किस के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो होते हैं सिक्योरिटीज के, जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, और ये कमोडिटीज हैं। तो सेबी इसको करता है। सेबी ने जो है वो उसके लिए किस किस का रेगुलेट कर रहा है, वो एक तो कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज का यानी शेयर मार्केट का, दूसरा करता है फॉरवर्ड मार्केट का। तो शेयर मार्केट हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कंपनी फंड्स रेज करती है। अब कंपनी बैंक से फंड रेज करती है, तो उस मामले को कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। और कंपनी अगर पब्लिक से फंड रेज करती है, तो उस मामले को सेबी देखेगा। ठीक है, तो सेबी जो है वो पब्लिक से फंड जो लिए जाते हैं वो दो तरह से लिए जाते हैं, एक तो घरेलू यानी डीआईआई डोमेस्टिक, और दूसरा फॉरेनर इन्वेस्टर यानी एफआईआई। ठीक है, तो एफआईआई की लिमिट कितनी है फिलहाल, 24%। ये मैंने बोला एफआईआई उतना सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात करी शेयर्स क्या है। शेयर्स में एसबीआई तो सेबी क्या करेगा कि ऑथराइज कैपिटल इशू करेगा, और पेड अप कैपिटल क्या होती है कि जो जनता ने उस पर भरोसा करके उसको दिया, तो जो उसने उम्मीद करी थी वो तो ऑथराइज कैपिटल है, और जो उसको मिला वो पेड अप कैपिटल है। तो शेयर्स क्या है, शेयर्स बेसिकली इस उस टोटल जो ऑथराइज कैपिटल है उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। अब ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं, वो अगर 10 रुपए छोटा हिस्सा किया था तो क्या बोलते हैं उसको एट पार, और वो 100 रुपए हिस्सा होता है तो क्या बोलते हैं उसको एट प्रीमियम। ठीक है, तो कंपनी ने इन दोनों तरह से पैसा लिया। पहली बार जब पैसा इशू किया तो क्या बोला इसको, आईपीओ, और जब दूसरी तीसरी बार वो फंड चाहती है तो क्या बोलेंगे उसको, एफपीओ। तो ये तो आपका शेयर मार्केट हुआ। दूसरी, ये जो सेबी जिस दूसरे मार्केट को और कर रही है कंट्रोल, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ये फॉरवर्ड मार्केट। तो हमने जो दूसरा मार्केट देखा यहां पे कौन सा है, वो फॉरवर्ड मार्केट है। अब ये फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट क्या है, शेयर्स की ट्रेडिंग आज की वैल्यू पर होती है। यानी इसका मतलब क्या कि आज मान लीजिए कुछ शेयर की वैल्यू 500 रुपए अभी, तो विद इन द सेकंड वो 500 का 600 भी हो सकता है, और विद इन द सेकंड वो 500 का 300 भी हो सकता है। तो जो उस समय वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे शेयर की ट्रेडिंग होगी। यानी मान लीजिए कि मेरे पास एमआरएफ के शेयर हैं, और मैं एमआरएफ के शेयर बेच करके रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूं मान लीजिए। तो एमआरएफ का शेयर मैंने बेचा मान लीजिए 600 रुपए का, तो मैंने 600 का शेयर बेचा तो 600 में दूसरा उसको खरीद सकता है। दूसरी तरफ रिलायंस का शेयर मैंने अगर खरीदा है, उसकी वैल्यू उस समय 800 है, तो मुझे 800 में खरीदना पड़ेगा। तो जिसकी जो वैल्यू होती है उसी समय वो उसको खरीदना होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉरवर्ड मार्केट की क्या होती है कि मुझे ये नॉर्मली फॉरवर्ड मार्केट ये बहुत छोटे लेवल पर चलता है, मैक्रो लेवल पर। जैसे आपने भी किया होगा, आपके घर में मान लीजिए कोई शादी है, अब आप दूध वाले के पास पहुंचे और आपने बोला कि मेरे घर में इतनी तारीख की शादी है, मान लीजिए कि 30 सितंबर की शादी है। बस तो कनागत चल रहे हैं, कोई शादी नहीं होगी, पर मान लेते हैं चलो चल रही है कि 30 तारीख की मेरे घर में शादी है, और मेरे को उस दिन 100 लीटर दूध चाहिए। तो 100 लीटर दूध की आज जो प्राइस है वो 50 रुपए मान लीजिए, पर लीटर प्राइस है 50 रुपए।
अब 30 तारीख को वो प्राइस होता है 55 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 200 हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसका 100 लीटर दूध 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से बुक कर लिया, तो मैंने कुछ पैसा एडवांस में दे दिया उसको, और बाकी जो बचा पैसा है वो क्या करूंगा, वो मैं जिस दिन डिलीवरी लूंगा उस दिन दूंगा। तो इस तरह से कमोडिटीज की जो सेलिंग है ना, जनरली फॉरेन करेंसी की या तेल घी मसालों की, इन सारी चीजों की ये और ट्रेडिंग होती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट। तो जिस चीज की ट्रेडिंग या किसी कमोडिटीज की ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग जो है वो फ्यूचर की प्राइसेस के हिसाब से की जाए, यानी आज की प्राइस है, डिलीवरी उसकी फ्यूचर में होनी है, तो क्या बोलेंगे उसको, फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट या वायदा बाजार। और तुरंत उसी समय कर दी जाए तो क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल मार्केट। तो ये इनमें एक डिफरेंस है। पहले ये जो फॉरवर्ड मार्केट था इसका रेगुलेटर एसबीआई नहीं था, सॉरी सेबी नहीं था, उस समय हुआ करता था एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो पहले कौन करता था इसको रेगुलेट, एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि सेबी का काम बढ़ा दिया और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को बंद करके 2015 में ये जो काम था एफएमसी का वो किसको दे दिया, सेबी को दे दिया। तो फिलहाल फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो पहले हुआ करता था 2015 तक, उसका भी सारा काम कौन करता है, ये सेबी करता है। ठीक है, हु इन्वेंटेड शेयर मार्केट, आ रहा हूं उस पर मैं कि शेयर मार्केट को किस तरह से लाया गया। तो देखो यहां इस डायग्राम में कैपिटल मार्केट को समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या, कि जिसमें मनी चैनल्ड थ्रू कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर हैं जिनके पास अपना पैसा है सरप्लस और ये उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको अब कंपनी को पैसा चाहिए तो इन्होंने कंपनी को अपना पैसा दे दिया, ये क्या हुआ, ये शेयर मार्केट हुआ। यानी कि इनको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, इनके पास ज्यादा पैसा है और कंपनी को आपसे पैसा चाहिए तो कंपनी ने आपसे पैसा ले लिया। तो इस तरह से ये पैसा यहां तक पहुंचा, ये शेयर मार्केट हुआ। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयर मार्केट की शुरुआत हुई कैसे। शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई होगी, मैंने आपको बताया कि बैंक की अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि बैंक लोन कितना देगा, बिना मॉर्गेज के लोन देगा नहीं। दूसरी बात, हर महीने बैंक को पैसा दो। अब चाहे आपकी कंपनी चल रही है तो भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं चल रही है तो भी देना पड़ेगा। दूसरा, बैंक की वसूली खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपने बैंक को पैसा दे दिया, बैंक से पैसा लोन में ले लिया, तो बैंक हर महीने पैसा लेगा, 3 महीने तक अगर नहीं दिया तो क्या करेगा उसको वो, तो 3 महीने बाद वो एनपीए कर देगा, फिर उसके बाद आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, आगे का जो है वो लोन वो मिलना बंद हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हेडेक वाला काम है। अब आपको 10, 20, 50 लाख का लोन चाहिए तो बैंक ठीक है, लेकिन अब यहां बात हजारों करोड़ की आ गई। तो जब हजारों करोड़ का लोन चाहिए तो फिर क्या करें। अब जैसे शेयर्स का काम है, शेयर्स में कंपनीज को कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, कि हमने तो अपना जो कंपनी का जितना भी ऑथराइज कैपिटल था वो छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया, लोगों ने पैसा लगा लिया। मुकेश अंबानी रिलायंस का कितना परसेंट शेयर होल्डर है, मात्र 17%। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आप जानते हो। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, ये भी आप जानते हो। लेकिन उस रिलायंस में टोटल जो शेयर उसकी ऑथराइज कैपिटल है उसका 17% मुकेश अंबानी के पास है बस। यानी इसका मतलब अब जो पैसा बचा 83% वो अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास है। ठीक है, अब उसमें उसकी बीवी भी हो सकती है, उसके बच्चे भी हैं, वो सब हो सकता है, उसकी मां भी हो सकती है, उसके कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके खुद के पास तो 17% है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी है। तो अब क्या किया कि उसने अपनी सारी के सारी जो ऑथराइज कैपिटल उसको बहुत सारे हिस्सों में बांट रखा है। तो रिलायंस ने एक तो 100 कंपनी बना रखी है, हर कंपनी का अलग अलग पैसा मार्केट से उठाया हुआ है। तो इनको मार्केट के जो पैसा उठाया हुआ है उसको वापस तो करना ही नहीं है ना, केवल क्या करना है कि जो प्रॉफिट आपके पास आया प्रॉफिट की शेयरिंग आपको देनी है। तो इसीलिए इनको टेंशन नहीं होती। अगर मान लीजिए इतना बड़ा अमाउंट बैंक से लिया होता तो भाई साहब किस्तें नहीं भरती इनकी। बैंक वाले रोज गेट के सामने खड़े रहते, वो कुछ नहीं कर पाते, ना वो काम करने में मन लगता ना कुछ और लगता। जब बैंक से कॉल आता है ना तो अच्छे अच्छे होकर नींद उड़ जाती है कि अब पता नहीं अब कौन सी नई समस्या आ गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है, इसीलिए लोग शेयर मार्केट की तरफ गए।
शेयर मार्केट को शुरू करने वाले कौन थे? अब हम इस पे बात करें तो शेयर मार्केट को शुरू करने वाले लोग थे डच। डच कौन है? ये डच हैं हॉलैंड के लोग। इस हॉलैंड नाम के देश को आजकल बोला जाता है नीदरलैंड्स। तो जब भारत एक सोने की चिड़िया था, ये कहानी उस समय की है, तो भारत में लोग व्यापार करने के लिए आया करते थे और हम बाकी देशों से बहुत ऊंचे थे। तो उस समय जब पोर्तुगीज कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ चुकी थी, ब्रिटिश कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बन चुकी थी कि वो भी ट्रेड करेगी। अब इस बात की खबर हॉलैंड में पहुंची। हॉलैंड बेचारा छोटा सा देश है, ठीक है। हॉलैंड के बैंक के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर पाए। तो हॉलैंड की इस कंपनी ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं जनता से पैसा लूं। तो हॉलैंड में दो कंपनीज बनी। एक का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका नाम वैसे उनकी डच लैंग्वेज में कुछ और था, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी बनी थी डच वेस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच वेस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब ये जो कंपनी बनी, ये बनी थी 1601 और 1602 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1601 में, वेस्ट इंडिया बनी 1602 में। बाद में हालांकि दोनों को मर्ज कर दिया था, लेकिन ये दो पहली कंपनीज थी किसकी? हॉलैंड की, जिन्होंने की लोगों से पैसा मांगना शुरू किया और बोला कि हमारा जो प्रॉफिट होगा हम आपको शेयर होल्डर बना लेंगे, आप भी कंपनी के मालिक हो, 100 रुपए का भी खरीदोगे शेयर तो भी आप कंपनी के मालिक हो। ये तो बहुत बढ़िया बात थी। यानी कि अगर मैं छोटा सा अमाउंट भी कंपनी में लगाता हूं तो भी मैं कंपनी का ओनर हुआ ना। तो ये जो शेयर्स हैं ये बहुत सारे हिस्सों में बंट गए। तो इस तरह से दुनिया में शेयर मार्केट की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर यूरोप से इसको और आगे बढ़ाया गया, ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, सब जगह लगातार ये बढ़ता चला गया, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया में इस शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। अब ये जो कैपिटल मार्केट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट का अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? शेयर्स की, ठीक है। तो शेयर मार्केट के फिर दो हिस्से हैं, एक तो है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अभी हमने क्या पढ़ा कि जब कोई कंपनी ने अपना शेयर जारी किया तो उसको हमने आईपीओ बोला। तो पहली बार जब वो शेयर जारी हुआ तो वो किस जगह पर होगा? वो इस प्राइमरी मार्केट के अंदर होगा। यानी कंपनी ने अपना शेयर कहां पर जारी किया? प्राइमरी मार्केट में किया। प्राइमरी मार्केट या हिंदी में इसको बोला जाएगा प्राथमिक बाजार। कहां पर किया था? प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार में किया है। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी बेनिफिशियरी इज द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इशू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइमरी मार्केट हुआ। फिर ऑब्जेक्टिव इज टू रेज फंड्स, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जनता से पैसा लेना चाहता है। तीसरा, इंक्लूड्स न्यू सिक्योरिटीज सच एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसने नई सिक्योरिटी शुरू की जिसका नाम क्या था? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार। तो जब पहली बार शेयर्स को इशू किया गया, उसको खरीदा गया, ये तो क्या हुआ? ये प्राइमरी मार्केट हुआ। इसके बाद वो जो शेयर्स बाद में गए वो कहां गए? वो सेकेंडरी मार्केट में चले गए। पहले थे प्राइमरी में, अब कहां चले गए? सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? इन शेयर्स की फिर से बाइंग और सेलिंग होगी। तो पहली बार जो बाइंग हुई वो कहां हुई? शेयर्स की प्राइमरी मार्केट में। और अब जो रीट्रेडिंग होगी, यानी ए इन्वेस्टर से बी ने खरीदा, यानी मान लीजिए कि इस कंपनी ने अपना जारी किया आईपीओ या शेयर, ठीक है। तो ये किसमें गया? सबसे पहले गया प्राइमरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट में मान लीजिए इन्वेस्टर है जिसका नाम है ए, इसने खरीदा। अब इसने मान लीजिए वो 100 रुपए का खरीदा। मान लीजिए इसने ये जो शेयर है वो खरीदा है कितने का? 100 रुपए का। लेकिन कुछ दिन बाद इस शेयर की वैल्यू हो गई 150 रुपए। तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ, शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 150 रुपए। तो अब क्या हुआ कि इसने अपना जो शेयर है वो
दूसरे को बेचा, तो इसने इन्वेस्टर बी को बेच दिया, कितने पे? 150 रुपए पे। तो ये जो पहली बार इसकी खरीदारी हुई थी, बाइंग हुई थी, वो तो कहां हुई? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन जब इसको दोबारा किसी ने खरीद लिया तो अब ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। तो इसके बाद ये इन्वेस्टर बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, डी से ई के पास गया, तो ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन पहली बार तो कहां खरीदा गया? ए में, सॉरी प्राइमरी मार्केट में ए ने खरीदा, और उसके बाद फिर बी सी डी जितना भी खरीद रहे हैं वो सब किस में जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में। तो बड़ा जो बेस है इसका शेयर मार्केट का वो सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बार बार इसकी ट्रेडिंग होती रहती है। तो प्राइमरी मार्केट छोटा हिस्सा है, सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, हाँ देखो थोड़ा सा चैप्टर ये टफ है, ये मैं इसको मानता हूं, इसीलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो हम कल एक क्लास और ले लेंगे इस मैटर पे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैटर थोड़ा टफ है, तो मैं इसको जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये जो बैच है ना वो आपका तब तक चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, और उससे पहले पहले ये हमारा उड़ान बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए ये पहली बार क्या हुआ कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को कैसे अलग किया, कि ये जो कंपनी है XYZ इंक, इसने अपना शेयर बेचा। किसको बेचा? इसने अपना शेयर इन्वेस्टर ए को बेचा। ठीक है, और उसके बदले में पैसा किसके पास आया? पैसा आया कंपनी के पास। दूसरी तरफ अब इसने अपना पैसा इन्वेस्टर बी को खरीद दिया, बेच दिया, तो ये पैसा इसके पास आ गया। तो इस तरह से इन शेयर्स का काम चलता रहता है। अब ये बी सी डी किसी को भी बेचे, ये सब इसी तरह से ट्रेडिंग इनकी होती रही। तो पहली बार किसी को बेचा तो प्राइमरी मार्केट, और उसके बाद जो ट्रेडिंग हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो अब इस सारे के सारे सिस्टम को रेगुलेट करने वाला कौन है? उसका नाम है सेबी, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। तो यह है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। शुरू में इस कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाला भारत में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये अपने हिसाब से चल रहा था। ठीक है, अब चलने के लिए क्या होता था इसमें, कि जैसे पहले जो सिस्टम भारत में चला करता था, सबसे पहले 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था। तो एक प्रेमचंद रायचंद नाम से एक फर्म थी, कॉटन किंग उनको बोला करते थे। तो कॉटन किंग जो थे प्रेमचंद रायचंद, उन्होंने शुरू किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो पर्पस था उनका क्या था, कि वो जनता से पैसा लेना चाहते थे। तो जनता से पैसे लेने के लिए, अपनी फर्म को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रेमचंद रायचंद नाम के इन ट्रेडर्स ने क्या किया कि जनता से पैसा मांगना शुरू किया, और उसका नाम क्या रखा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हालांकि बाद में नाम हुआ, पहले नाम था द नेटिव्स का के हिसाब से कुछ नाम था, तो बाद में उसको फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला गया। तो पहले जो सिस्टम चलता था उसको बोलते थे ओपन क्राई सिस्टम। तो इन शेयर्स की ट्रेडिंग जो होती थी ना, इसको पहले ओपन क्राई सिस्टम बोलते थे। जैसे आप अगर कभी गलती से किसी कोर्ट में चले जाओ तो आपको वहां काले कोट वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब वो काले कोट वाले आपसे किस उम्मीद से देखते हैं कि शायद ये मेरे पास आएगा, ठीक है, वो आपसे पूछ भी लेते हैं किस काम से आया। तो वो उनका जो तरीका है वो काम करने का क्या है कि वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए, वो आपसे काम करवाएं, ठीक है। तो ओपन क्राई सिस्टम में क्या होता था कि जैसे जनता से पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टर अपने पास पैसा लेके घूम रहा है इस गली में, उस गली का नाम था दलाल स्ट्रीट। तो मुंबई की वो गली जहां पर ये होता था उसका नाम क्या था? दलाल स्ट्रीट। आज भी उसका नाम दलाल स्ट्रीट ही है। तो ये ब्रोकर्स या दलाल हुआ करते थे, ठीक है।
वो दलाल क्या करते थे कि कंपनी वाले उनको शेयर के जो लेटर हुआ करते थे, पहले बड़े बड़े छपते थे, वो लेटर दे दिया करते थे कि तू ला और हमें पैसे देके जा। अब वो ब्रोकर का बीच में कमीशन भी होता था 2%, 2.5%, जितना भी वो बेचे उसका। यानी मान लो 10-10 रुपए के उसने उस दिन 100 शेयर्स बेच दिए, तो उसका 2.5-3% शेयर का जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकर या दलाल के पास पहुंच गया। तो ओपन क्राई सिस्टम में वो बेचारा खड़ा हो जाता था किसी दीवार पे या किसी ऊंचे टीले से पे या कुर्सी पकड़ के खड़ा हो जाता था, और वो चिल्लाता था कि फलानी कंपनी के इतने के शेयर है, डिमाई कंपनी के इतने शेयर हैं, इतने में ले लो, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो ये ओपन क्राई सिस्टम उस समय चला करता था। बाद में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो पहले शेयर्स की ट्रेडिंग इस तरह से खड़े हो केवल मुंबई से हुआ करती थी, यानी बॉम्बे से होती थी। तो बॉम्बे कमर्शियल कैपिटल कैसे बना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था। बाद में फिर बीएसई को कर दिया 1956 में नेशनलाइज, ठीक है। तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान में बीएसई हो गया, नेशनलाइज हो गया। तो ओपन क्राई सिस्टम चलता था उस समय, लगातार काम हमारा चलता रहा, तो कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं। 1988 में पहली बार सरकार ने इस बात को सोचा, क्या सोचा कि वी शुड रेगुलेट कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बना क्या, ये सेबी। तो 1988 में सेबी को बना दिया, लेकिन तब तक सेबी के पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है। अब बिना पावर के तो वो काम क्या करेगा। तभी भारतीय इतिहास का कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसके ऊपर 2 शोज अभी बने हैं, द बिग बुल, अभिषेक बच्चन का और प्रतीक गांधी का। तो वो जो 2 शोज आए थे ओटीटी पे, शायद आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो शोज इसी स्कैम के ऊपर थे, हर्षद मेहता स्कैम। तो हर्षद मेहता ने घोटाला किस तरह से किया आप लोगों ने देखा होगा। यानी वो करता क्या था, बहुत दिमाग से काम करता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे नॉर्म्स लीनियंट थे, बहुत सारी चीजें जो है वो खुली नहीं थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो मामला चल जाता था। तो हर्षद मेहता ने दिमाग लगा के इसमें घोटाला कर दिया। अब ये जब घोटाला हो गया, क्योंकि रीजन क्या है कि ये सारा मामला एक विश्वास का है। विश्वास का कैसे है कि अगर मान लीजिए मोदी जी छींक दें, जैसे भी आपने देखा हो ना, कुछ दिन पहले ये ऐसा हुआ था कि रोनाल्डो ने, जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस चीज का, फुटबॉल का, उसने क्या किया रोनाल्डो ने कि उसने कोका कोला की बोतल जो है वहां से हटा दी। यानी उसका वो जो मीडिया के सामने अपने आप को रूबरू हो रहा था, तो उसके सामने 2 बोतल्स रखी थी, एक तो कोका कोला की थी और एक पानी की थी। तो उसने क्या किया, कोक कोले की बोतल, जो कोक की बोतल थी वो हटा दी, और पानी को उसने ऐसे कर दिया, और कुछ बोला भी था अपने स्पेनिश में वो कि ये हटाओ, पानी पियो। तो अब इस बात से कोका कोला के शेयर्स गिर गए, केवल इस बात से, क्योंकि वो जो रोनाल्डो के फैंस थे, उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि रोनाल्डो इसको नहीं चाहता कि हम लोग ऐसा पिए। तो ऐसा हुआ, तो केवल इस बात पे वो शेयर्स गिर गए। अब मोदी जी मान लो छींक देंगे, साहब आज तो जुकाम हो गया मेरे, अब इस बात पे जो भक्त है वो क्या लगाते हैं कि अच्छा कुछ ना कुछ मामला इसमें है, कि शायद मोदी जी ने जानबूझ के छींका, और इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फार्मा कंपनी है, या ये कोल्ड एंड कफ की जो टैबलेट्स बनाने वाली कंपनी है, उसको नुकसान या फायदा कुछ हो सकता है। तो ये बहुत सारे इसमें इस तरह के इल्यूजन्स चलते हैं। तो थोड़े से मैटर पे कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि ये अप डाउन एकदम हो सकता है। यानी कि एक अफवाह उड़ जाए कि कंपनी डूबने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, अपने शेयर्स को धमाधम बेचना चालू कर देंगे। या ये पता चल जाए कि इस कंपनी के शेयर्स उठने वाले हैं, कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली है, को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आने वाली है, तो शेयर्स उठ भी सकते हैं। तो इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था नरसिंगम कमेटी। ये नाम आपने बार बार सुना है, बैंकिंग रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा रोल था इनका। तो यहां पर भी नरसिंगम कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, किस पूरे मार्केट मामले को कंट्रोल कैसे करें। हालांकि 1988 में सेबी बन चुका था, लेकिन तब तक कोई पावर अथॉरिटी उसके पास नहीं थी। तो नरसिंगम कमेटी ने बोला कि जो सेबी आपने बनाया है, क्या करो उस सेबी को, उस सेबी को आप स्टैट्यूटरी बनाओ, यानी कि पार्लियामेंट से लॉ पास करके इसको दोबारा से तैयार करो। तो इन्होंने बोला कि सेबी शुड बी एन अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेबी जो है वो कैसा होना चाहिए, एक सांविधिक निकाय होना चाहिए। तो ये ऐसा निकाय या ऐसा संगठन हो जो कि संसद के किसी एक्ट से बने। तो तुरंत क्या हुआ कि सरकार ने
1992 में ये सेबी एक्ट बनाया, या इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, सेबी एक्ट पास किया। ठीक है, तो 1992 में सेबी एक्ट बन गया। तो सेबी एक्ट बना तो इसी से फिर 1992 में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। तो 1992 में सेबी एक्ट बना और उसके बाद फ्री हो गया ऑपरेशनलाइज। यानी सेबी कब से काम कर रहा है, 1992 से। तो एस्टेब्लिशमेंट तो कब है इसका, 1988। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड, या सेबी की स्थापना कब हुई, तो वो कौन सा ईयर है, 1988। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आया कि व्हेन सेबी वाज ऑपरेशनलाइज्ड, यानी सेबी ने काम करना कब शुरू किया, तो उसका आंसर क्या होगा, 1992 आफ्टर सेबी एक्ट। तो सेबी एक्ट किसने बनाया, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया, और सेबी ने अपना काम करना शुरू किया। तो सेबी के एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं चेयरमैन। तो एक होते हैं सेबी के कौन, चेयरमैन या अध्यक्ष। फिलहाल सेबी के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है अजय त्यागी। तो सेबी के चेयरमैन कौन है अभी, अजय त्यागी, जो कि एक IAS है। ठीक है, दूसरा है इसका बोर्ड, सेबी बोर्ड। तो सेबी के जो भी डिसीजंस हैं वो लेने वाला कौन है, तो वो लेने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल है। जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीआई की गवर्निंग काउंसिल है, उसी तरह से सेबी की भी एक गवर्निंग काउंसिल है। इस गवर्निंग काउंसिल में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें, 9 मेंबर्स हैं। इन 9 मेंबर्स में से 5 आर फुल टाइम मेंबर्स, एंड 4 आर पार्ट टाइम मेंबर्स। तो 5 तो वो हैं जो फुल टाइम है, और 4 वो है जो पार्ट टाइम है। एंड ऑल दीज मेंबर्स आर अपॉइंट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको बोलते हैं मिनफिन। तो कौन करेगा अपॉइंट इनको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय। तो इस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो 9 लोग होते हैं सेबी बोर्ड में, 5 लोग इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो एक तो चेयरमैन है, 4 डेप्यूटी चेयरमैन है, वो तो कौन है, वो सारे परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसके अलावा 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, जिनको कि सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री या सेबी अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन लेने के लिए बुला सकते हैं, वो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से सेबी अपना काम कर रहा है। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया, मोदी जी वाला ट्रू इवेंट नहीं है, लेकिन वो रोनाल्डो वाला तो ट्रू है, आपको पता ही है। फिर है कैपिटल मार्केट का फंक्शन और सीबीआई। तो सीबीआई काम, ये सेबी जो है वो काम क्या करता है, तो पहला इसका है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी इस कैपिटल मार्केट को बचाने के लिए सेबी क्या करता है। तो पहला इसमें चेक ऑन प्राइस रिगिंग, यानी जो प्राइस गड़बड़ रही है वो उसका चेक लगाएगा, चेक करेगा। दूसरा चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं वो क्या करवा सकते हैं, वो अपने ही लोगों से सारे शेयर्स खरीदवा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि ये मुकेश अंबानी क्या चाहता है, मुकेश अंबानी अगर ये कल को चाहे कि साहब मैं तो अपने शेयर का जो है उसको बढ़ाऊं, यानी मैं मेरे पास शेयर ज्यादा लूं, तो इतना पैसा अभी कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया पहले कि अनिल अंबानी की कंपनी में पैसा लगाया, पैसा लगा के उसकी वैल्यू बढ़ाई, वैल्यू बढ़ा के फिर उन शेयर्स को खरीदवा लिया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है इनका। दोनों भाई आपस में खेल लिए, जनता को दिखा दिया हम लड़ रहे हैं। पीछे से क्या खेल खेला दोनों ने कि एक ने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, शेयर्स की वैल्यू बढ़ाई, फिर उन शेयर्स को खरीद दिया, फिर कंपनी खड़ी कर दी। तो ये गेम बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह की जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको रोकना भी इसका काम है। फिर है चेक ऑन मैनिपुलेटिव एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो कोई भी मैनिपुलेटिव या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, गलत काम होते हैं, कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको चेक करना है। एजुकेट कस्टमर्स, कस्टमर्स को सिखाना भी तो है कि कस्टमर्स को भरोसा ही नहीं है ना इनके ऊपर, तो कस्टमर्स को नहीं सिखाएंगे तो लोग पैसा क्यों लगाएंगे। फिर है चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये अलॉटमेंट भी देखना जरूरी है कि किस तरह से इसको दिया जाए।
दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंटल, यानी शेयर मार्केट को, कैपिटल मार्केट को किस तरह से डेवलप किया जाए। तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी, तो इंटरमीडिएटरी जो है ना उनकी ट्रेनिंग देना। अब ये इंटरमीडिएटरी कौन है? क्या हम खुद अपना शेयर्स खरीद सकते हैं? क्या आप चाहो तो आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो क्या आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो आप कैसे खरीद सकते हो? सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। क्या चाहिए आपको? एक डीमैट अकाउंट चाहिए। पहले क्या होता था, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब इंटरनेट नहीं था और जब ये वाला सिस्टम नहीं हुआ करते थे, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो उस समय सारी ट्रेडिंग कागज पे हुआ करती थी। तो शेयर जो होता है ना, बाकायदा लेटर हुआ करता था, उसमें वैल्यू सब कुछ लिखी होती थी। लेकिन अब जब से इनको ये किया गया, यानी पेपरलेस बनाया गया, तो अब ये जो डीमैट का मतलब होता है डीमटीरियलाइजेशन। तो डीमटेरियलाइजेशन कैसे किया इसको? कि पहले पेपर हुआ करता था, बाद में क्या बना दिया, उसको पेपरलेस बना दिया। तो डीमटेरियलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या है? पेपरलेस। यानी अब वो जो सिक्योरिटीज हैं या वो जो डिपॉजिटरीज हैं वो डीमटेरियलाइज या पेपरलेस होती हैं। तो वो आपके जो आप साइट है उस साइट पे आ जाएगी, आपको भरना है, जो आपको लेना है वो आप ले लो, नहीं लेनी मत लो। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज के लिए कि आपको अपने बैंक में जाकर के डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक डीमैट अकाउंट है। आपको कौन सा खुलवाना है? डीमैट अकाउंट, जिसमें केवल शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आप सीधे कंपनी से कोई भी शेयर्स नहीं खरीद सकते। ठीक है। आप क्या करोगे? आप हो मान लीजिए एक इन्वेस्टर, तो आप सीधे नहीं खरीद सकते, आप जाओगे एक आदमी के पास जिसको बोला जाता है ब्रोकर या दलाल। ठीक है। ये ब्रोकर जो है ना, ये सेबी से रजिस्टर्ड लोग हैं जो शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपके सिटी में, आपके आसपास कहीं पर भी बहुत सारे ब्रोकर्स हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, सेबी ने इनको रजिस्ट्रेशन दिया है, वही केवल शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये आपके और कंपनी के बीच में इस समय, तो आपने जितने भी शेयर्स खरीदे उसमें बीच में इनका ब्रोकरेज होगा। अब वो ब्रोकरेज 1%, 2%, 3% वो म्यूचुअल होता है कि कितना आप उसको दोगे लोगे। ठीक है। या वो ऐसा भी हो सकता है ब्रोकरेज कि प्रॉफिट होगा तो मैं इतना परसेंट लूंगा, लॉस होगा तो मैं दूंगा तो नहीं, लेकिन वो झेलना आपको है, लेकिन बदले में ब्रोकरेज फीस आपसे नहीं लेगा। तो ये म्यूचुअल है, वो कितना ब्रोकरेज ली जाती है। तो ये ब्रोकर जो है केवल यही शेयर्स की ट्रेडिंग करता है। ठीक है। आपके लिए करेगा, किसी दूसरे के लिए करेगा। दूसरा एक और होता है, वो होता है जॉबर। अब इस ब्रोकर का भी, कंपनी में ब्रोकर कौन है उसको क्या बोलते हैं हम? जॉबर। तो इस ब्रोकर और कंपनी के बीच में कौन है? ये जॉबर है। तो कंपनी ने अपने शेयर्स इसको दिए, किसको दिए? जॉबर को दिए। तो हर स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी के जॉबर्स होते हैं। उन जॉबर्स ने शेयर्स किसको दिए? इन ब्रोकर्स को दिए। और ब्रोकर्स ने शेयर किसको दिए? इन्वेस्टर्स को दिए। तो एक पूरे चैनल के थ्रू सारा काम होता है। ये ऐसे ही आसान काम नहीं है, एक पूरा चैनल बना हुआ है, उस चैनल के थ्रू काम होता है। आप सीधे जाकर के, यानी मामला तो करिए, पैसा आपका है, कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन आप सीधे कंपनी से ट्रेडिंग शेयर्स की नहीं कर सकते। या ये ब्रोकर भी सीधे कंपनी से ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहले इन्वेस्टर करेगा ब्रोकर से, ब्रोकर करेगा जॉबर से, और जॉबर करेगा फिर कंपनी से। इस पूरे चैनल्स के थ्रू ये सारे काम होते हैं। ठीक है। नहीं, उनका कोई एग्जाम नहीं होता। फिर इसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी, ये हो गया हमारा। प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन, तो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर रेगुलेशन फंक्शन में फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इन सारी कंपनीज के लिए रूल्स और रेगुलेशन सेट करता है। रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडिएटर्स, जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रोकर्स और जॉबर्स हैं उनको रजिस्टर करेगा। फिर सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में ये क्वेश्चन करेगा, उनकी ऑडिटिंग करेगा। तो ये सारे के सारे काम सेबी करता है, किसके लिए? टू कंट्रोल
द कैपिटल मार्केट। फिर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो यहां तक तो हमने रोल देखा कंपनी का, किस तरह उसने फंड रेज किए। दूसरा हमने देखा किसका, सेबी का। अब अगला जो आदमी है इसके बीच में, या जो यूनिट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, दुनिया का सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बेल्जियम में बना था, एंटवर्प में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, ये बनाए कब, एंटवर्प में। एंटवर्प है बेल्जियम में। तो ये था पहला स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कंपनी जो शेयर जारी करती है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करती है। तो कंपनी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन हुआ और वो किसके पास पहुंची, स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंची। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज वो इंटरमीडिएटर है किस किस के बीच में, आपके और कंपनी के बीच में। तो ब्रोकर और जोबर का काम तो अलग है, लेकिन ये फील्ड है पूरा। यानी इसका मतलब क्या है कि पूरा एक फील्ड है जिस फील्ड में सारी की सारी कंपनीज आती हैं और अपने शेयर को जारी करती हैं। तो शेयर जारी कहां होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। फिलहाल भारत में हम बड़े स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो दो हैं, बीएसई और एनएसई। उसके अलावा पहले 20 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी ने वो सारे के सारे बंद करवा दिए। फिलहाल ये बचे हैं दो, एनएसई और बीएसई। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सारे इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं, या फिर इनके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, या फिर इसके ओनर जो हैं वो ये दोनों ही हैं। तो केवल दो बचे हैं, कौन कौन से, बीएसई और एनएसई। अब स्टॉक एक्सचेंज का आपने कई बार वो पढ़ा होगा कि इसमें ये ऊपर चला गया कि नीचे चला गया, वो सारा गेम क्या है। जैसे आपने क्रिकेट मैच सबने देखा होगा, खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं उसमें, 11 लोग हैं। तो 11 खिलाड़ियों को बोला है कि आपको सबको मिलके जोर लगाना है, सबको मिलके मैच जिताना है। लेकिन प्रैक्टिकल हम बात करें तो क्या 11 के 11 अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता। क्रिकेट एक लक का गेम भी है। हो सकता है किस दिन किसी का बैट चल जाए, हो सकता है किस दिन किसी की फील्डिंग चल जाए, हो सकता है विकेट कीपर सारा गेम पलट दे, हो सकता है बॉलर अच्छा चल जाए। तो कब कौन सा चलने वाला है हमें कुछ नहीं पता, प्रिडिक्शन किसी का कुछ नहीं होता। ठीक है। अब अगर सारे प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो सीधी सी बात है मैच जीता जा सकता है, और अगर सारे प्लेयर्स खराब खेलते हैं तो मैच खराब हो सकता है। दूसरी बात, अगर बाकी सारे प्लेयर जोर नहीं लगा रहे लेकिन एक ही बैट्समैन ने 300 मार दिए, तो बाकी के 10-10 20-20 रन है, लेकिन एक ही बैट्समैन ऐसा आया ताबड़तोड़, उसने 300 रन मार दिए, तो अब आपका स्कोर तो ऊंचा गया ना। यानी इसका मतलब क्या कि आपको स्कोर बोर्ड से मतलब है, आपको मतलब किससे, केवल कि आपका जो स्कोर बोर्ड में स्कोर है वो ऊंचा जाना चाहिए। अब चाहे 11-11 खिलाड़ी हाफ सेंचुरीज मारे, चाहे एक ही खिलाड़ी ऐसा हो जो ट्रिपल सेंचुरी मार जाए, तो हमें केवल किससे मतलब है, रन बनने से मतलब है। रन चाहे एक बनाए, रन चाहे 100 बनाए। ये स्टॉक एक्सचेंज में यही गेम होता है। क्या गेम होता है इसमें, कि अगर सारी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर कोई एक कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है। हम बात करेंगे जैसे बीएसई में टोटल 100 पॉइंट्स हैं, तो वो 100 पॉइंट्स में शेयर्स की खरीदना और बेचना हम दोनों को शामिल करते हैं। तो मान लीजिए शेयर्स खरीदा गया तो इतने पॉइंट्स जुड़े, शेयर्स बेचा गया तो इतने पॉइंट्स जुड़े, और उसी हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता। ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का रूल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक वो मैदान है जिस मैदान में सारी टीम खेल रही है। ठीक है। अब वो उन टीम्स को बोला है कि आपको अच्छा अच्छा खेलना है, कोई खेल पाता है कोई नहीं खेल पाता है, लेकिन रन अच्छा बनता है, मैटर इस पे करता है। विच इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, वो है NYSE, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई बात नहीं, हम आज किसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है। कल इस सेशन को हम फिर दोबारा से ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी सेशन पे हम दूसरा भी क्लास कर सकते हैं, आप लोगों के समझ में आना चाहिए। तो जितना इजी रहेगा उतना सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं कि इस मैटर से रिलेटेड, इस टॉपिक के लिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए।
स्टॉक एक्सचेंज अली बाबा खजाना है, हाँ जी आप ऐसा मान सकते हो कि उसमें जो है वो सबका खजाना है, सबके रखे हुए हैं हीरे जवाहरात। देखिए इस तरह के जो मैटर्स है ना, जिसमें जैसे किसी को हम ट्रेस करते हैं, तो उसमें दो एजेंसी काम करती हैं। एक एजेंसी का नाम तो है इनकम टैक्स, और दूसरी का नाम है ईडी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आप जो सोनू सूद वाला मामला बताना चाह रहे हो, इसमें दो एजेंसी इन्वॉल्व है, एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरा है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय। तो इस तरह कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी जानकारी निकालना इन दोनों का काम है, ठीक है। और वैसे हम बात करें तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, ये सारे तोते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कौन है, ये तोते हैं। इनसे जैसा बुलवाया जाता है ये वैसा बोलते हैं, जैसा करवाया जाता है वैसा ही करते हैं, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाता। ऊपर से ऑर्डर आए कि इसको पकड़ो, ये पकड़ने पहुंच गए, पता है इनको सब रहता है। इनको जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपको मछलियां नहीं पकड़नी, आपको मगरमच्छ पकड़ना है। अब मगरमच्छों को पकड़ने की तो हिम्मत है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मछलियों को ढूंढ रहे हैं। अब बड़ी मछली से करना क्या, जब आपको तालाब साफ करना है, तालाब रहने लायक बनाना है, तो मगरमच्छों को पकड़ो ना। उनको तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमें दम नहीं है इतनी। इन मछलियों को पकड़ने से क्या होने वाला है। डिड सेबी हैज एनी रोल इन दिस? नहीं, सेबी का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी ये मैटर दोनों अलग अलग है। सेबी का रोल कब आएगा, जब उन्होंने कोई कंपनी बना, मान ली सोनू सूद की कंपनी है, अब वो कंपनी फंड रेज कर रही है, अब उसने इलीगल तरीकों से फंड रेज किया है, तो फिर सोनू सूद की कंपनी सेबी के दायरे में आएगी। अभी कंपनी कोई भी सोनू सूद की या किसी और ही कंपनी सेबी के दायरे में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वो इलीगल तरीकों से फंड रेज नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट के तोते का मतलब है, तोता क्या करता है, पैरट क्या करता है, पैरट पिंजरे में बंद रहता है, आप उसको खिलाते पिलाते रहो वो बोलता रहेगा। आप उसको बोलोगे इसको अच्छी बातें बोल दे, वो उसको अच्छी बातें बोल देगा। आप बोलोगे उसको गाली दे दे, वो उसको गाली दे देगा। तो वो अपनी तरफ से क्या बोलता है, कुछ भी नहीं। जो तोते के मुंह में वर्ड डाले जाते हैं वही तो बोलता है ना वो। तो ये जो एजेंसीज हैं, वो सोनू सूद के पीछे क्यों लगी, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, एक पॉलिटिकल इंटेंशन है। अगर वो पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं होता, तो शायद मेरे हिसाब से सोनू सूद से ज्यादा बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। यानी आप किसी भी सेक्टर में जाओगे तो सोनू सूद का नाम शायद फिल्म इंडस्ट्री में टॉप 50 में भी नहीं होगा ना। उसके पहले के जो और लोग हैं उनके ऊपर छापे क्यों नहीं पड़े, बात उसकी बात करो कि उनके ऊपर छापे क्यों नहीं पड़े, इसको क्यों पकड़ा। क्या ये सबसे ज्यादा पैसे वाला है, या सबसे ज्यादा टैक्स चोरी का मामला ऐसी का ही है, सब कर रहे हैं, ये मैटर। हाँ, बीएसई जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, हम बीएसई पाएंगे अभी, जो 1875 में बना था। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो इनकम टैक्स है ना, ये जिसका डिपार्टमेंट है वो है सीबीडीटी का, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, हम इसको भी एक क्लास होगी टैक्सेस के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस है ना, चाहे वो ये इनकम टैक्स है चाहे कॉर्पोरेट टैक्स है, उन सभी डायरेक्ट टैक्सेस का जो डिपार्टमेंट उसका नाम क्या है, सीबीडीटी। तो सीबीडीटी किसके अंडर काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर काम करती है वो आप जानते ही हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का सीबीडीटी है, सीबीडीटी का इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स का छापा है। ट्रेंडिंग एप्स क्या कंपनी से भी कुछ चार्ज लेती है क्या?
हाँ, कंपनी से भी चार्ज तो होगा ही ना, अगर वो उनकी सर्विसेज ले रहा है तो चार्ज तो देना ही पड़ेगा उसमें, तो बिना चार्ज कोई सर्विस क्यों देगा। फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट से इन्वेस्टमेंट फिक्स टाइम के लिए किया जाता है क्या? जिस तरह से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है लंबे टाइम के लिए, वैसे फॉरवर्ड मार्केट का भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे बिटकॉइंस की अगर बाइंग एंड सेलिंग होती है तो किस में होगी? वो फॉरवर्ड मार्केट में होगी। गोल्ड की बाइंग सेलिंग होती है तो किस में होगी? ये फॉरवर्ड मार्केट में होगी। अगर डॉलर का खरीदना बेचना होता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है तो वो फॉरवर्ड मार्केट में होगा। अगर ग्रेन्स का जैसे मान लीजिए होता है तो भी इसमें आता है। एक और नया इसमें शुरू हुआ था, इसको बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज। तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे एक स्पॉट एक्सचेंज भी होता है। स्पॉट एक्सचेंज क्या करता है कि वो तुरंत रियल टाइम में प्राइस डिसाइड करते हैं और तभी उसका खरीद बिक्री हो जाती है। तो यानी अभी उसकी प्राइस डिसाइड होगी और अभी उसका डिलीवरी होगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट में तो डिलीवरी होने वाली होती है बाद में, लेकिन स्पॉट एक्सचेंज में डिलीवरी होती है तुरंत ही। तो तुरंत प्राइस डिसाइड होना और तुरंत ही उसकी डिलीवरी होना। देखिए बेसिस पॉइंट जो है ना, हम कल इस पर डिस्कशन करेंगे कल वाली क्लास में। तो बेसिस पॉइंट किस तरह से काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएससी का बेसिक पॉइंट 100 है, तो 100 से ऊपर नीचे का वो चलता है उनका। तो किस तरह से चलता है, मैंने आपको ये क्रिकेट वाला जो एग्जांपल दिया वो कल भी उसमें फिट होगा कि अगर एक खिलाड़ी रन बनाएगा तो भी आपका स्कोरबोर्ड ऊपर जाएगा, और सारे के सारे खराब करेंगे तो स्कोरबोर्ड नीचे जाएगा। तो आपको बेसिकली परफॉर्मेंस से मतलब है, चाहे एक रन बनाए चाहे सारे बनाए। तो यार एक कंपनी भी अच्छा काम करती है तो स्कोरबोर्ड अपने आप ऊपर चला जाएगा, और कंपनी सारे खराब कर रही है तो स्कोरबोर्ड अपने आप नीचे जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज ये मीडिएटर है किस किस के बीच में? ये इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में है। तो इन्वेस्टर को कंपनी सीधे को मतलब नहीं है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, साहब मेरे शेयर इनको जारी करवा दो। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, अपने थ्रू वो शेयर जारी करवा दिए। ठीक है, तो यानी मैंने आना क्रिकेट फील्ड है वो, तो जहां पर दो टीम्स खेलने के लिए आ रही हैं, अब हम सारे उनका मजा ले रहे हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनका मैच देखते हैं, कंपनी वहां पर खेलती है, और खिलाता कौन है उसको? उसको अंपायर खिलाता है, और वो फील्ड है। तो स्टॉक एक्सचेंज तो एक फील्ड हो गया जिसने अपना एम्पायर दे रखा है। डॉलर और रुपी इन दोनों का जो ये मामला है ना, ये फॉरेन ट्रेड पर डिपेंड करेगा। तो जिसका जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना अच्छा होगा, उसका उसी हिसाब से ट्रेड होगा या उसकी कीमत तय होगी। हाँ, ऑथराइज कैपिटल में तो ये वही मतलब हुआ जिससे वो कंपनी अपना स्टार्टअप कर रही है। अब इसमें कंपनी ने जो है वो उसको बताया होगा शायद कि मान लीजिए 1,000 करोड़ से वो स्टार्टअप ना करना चाह रही है, तो 1,000 करोड़ में से मान लीजिए उसने बोला कि 200 करोड़ तो मेरे पास हैं, देखो ये रहे, अब 800 करोड़ और वहां से फंड रेज करवा दो। तो ये इस तरह से बातें इसमें हो जाती हैं इनकी आपस में। तो ऑथराइज कैपिटल तो वो हुई कि फाइनली वो कैपिटल को बिसने सेबी ने बोला कि आप मार्केट से रेज कर सकते हो। तो ऑथराइज कैपिटल सेबी ने परमिशन दी है कि इतना अमाउंट आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हो। तो वो एक तरह से ऑथराइज इसलिए है क्योंकि वो परमिटेड है, और परमिट किसने किया उसको? उसको सेबी ने दिया। हेज फंड्स पे हम कल बात करेंगे। तो खुशी, कल जो हमारा सेशन है वो इसी पे होगा दोबारा, तो वो भी आप देखना है इसमें। तो कल हम हेज फंड्स पे भी बात करेंगे, तो वो भी कल इसमें आएगा। ठीक है, फिर सेशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल फिर से हम कैपिटल मार्केट का सेकंड वीडियो, ये सेकंड क्लास होगी, ठीक है, उसमें अच्छे से फिर हम इसको और समझेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए फिर से बेस्ट विशेस। और आपको क्योंकि अब अपने आप को फिर से तैयार करना है और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, मैक्सिमम टाइम इसमें लगाना है,
तो उसके लिए पहले अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे, टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप लोग पढ़ चुके हो, तो दोबारा आप केवल क्या करना है, केवल मॉडल पेपर से उसको देखना है, या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको लगता है कि इसमें मैं स्कोर नहीं कर पाया था पिछली बार भी, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर बाकी जो आपने पहले नहीं पढ़े थे उन सब्जेक्ट को इस बार जोर लगाना है। तो इस बार आपको क्या करना है कि पहले, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है सितंबर, तो अगस्त सबसे पहले आपको कौन सा करंट पढ़ना है, अगस्त का, फिर पढ़ना है जुलाई का, फिर पढ़ना है जून का, फिर पढ़ना है अप्रैल का, फिर पढ़ना है मार्च का। तो इस तरह से पीछे की तरफ चलना, क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जामिनर होता है ना, जो पेपर सेट करता है, वो पेपर सेटर क्या करता है कि उसका एक सीधा सीधा ट्रेंड होता है कि जो चीजें उसने सबसे ज्यादा उसको याद होती हैं वो उसमें से क्वेश्चंस निकालता है। तो सबसे ज्यादा याद कब की होती हैं, जो हमारे सबसे पास में होती हैं, जो दूर होती जाती हैं हमारी मेमोरी से वो निकलती जाती हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर जो आप पढ़ते हो वो पास वाले से फिर दूर की तरफ जाना, यानी पहले अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, इस तरह से आप पीछे की तरफ जाना। अब इसमें बड़ी इवेंट जैसे पैरालंपिक्स हुए या टोक्यो ओलंपिक्स हुए, दोनों ही, तो इसको आपको और फोकस करना है। इसमें हमने सेशंस हालांकि लिए हैं इसके, लेकिन फिर भी आप उनको दोबारा एक बार और रिवाइज करना। किसने गोल्ड जीता, तो जिसने गोल्ड जीता उसमें सिल्वर किसने जीता, मान लीजिए हमारे प्लेयर ने, किसी ने ब्रॉन्ज जीता है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उसी सेम इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले कौन है। और अगर हमारे प्लेयर ने गोल्ड जीता है तो उसी सेम इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले कौन है, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उनके फ्लैग बीयरर्स कौन थे, किस दिन वो शुरू हुआ, हिस्ट्री उसकी क्या रही, इस पर भी हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बार पूरी तरह से माइंड को ओपन करके क्वेश्चंस का दायरा सेट करना, और जितना हो सके उतना अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना के तैयारी करना। आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। आपने मेहनत करी है तो उस मेहनत को पे होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं सेम टॉपिक में, कैपिटल मार्केट।